गुड मॉर्निंग। आज प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले नाउन हम लोग पढ़े थे कि नाउन क्या होता है, उसके कितने काइंड्स होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं। आज हम लोग प्रोनाउन पर अध्ययन करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे होता है, कितने होते हैं, इनको पहचाने कैसे, इन कुछ बातों पर हम लोग आज अध्ययन करेंगे। प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन कहती है ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर नाउन। ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर नाउन, अर्थात प्रोनाउन नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। अर्थात जहां पर नाउन का प्रयोग होता है उसी जगह पर नाउन के अतिरिक्त, या कहें कि नाउन को न प्रयोग करके जो दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है उसी शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर नाउन को हम बार बार प्रयोग करने लगे तो भद्दा लगता है, तो उसको बार बार रेपिटेशन न हो उसका, उस रेपिटेशन को हटाने के लिए, रोकने के लिए, भद्दा न लगने के लिए सेंटेंस को दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन नाउन के स्थान पर यूज होता है। एकदम स्पष्ट रूप से ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें प्रोनाउन को समझना है तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पर ही ध्यान दें। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसके अर्थ को हम ठीक से समझ लें तो सेंटेंस में कहीं भी अगर वो लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रोनाउन है। होता क्या है कि हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, उसकी डेफिनेशन को ध्यान नहीं देते हैं, उसकी मीनिंग को नहीं हम ध्यान देते हैं, इसलिए प्रोनाउन में बार बार परेशानी होती है, नहीं समझ पाते हैं कि ये शब्द कैसे पता चलेगा कि प्रोनाउन है या नहीं है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रोनाउन, आप सोचेंगे केवल एक कोई ऐसी बात बता दी जाए जिससे कि आप प्रोनाउन को पहचान लें, प्रोनाउन को जान लें, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। कुछ बातें तो हमें याद रखनी ही पड़ती हैं। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रोनाउन, पहले तो हमको इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर नाउन, अर्थात नाउन के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है वो प्रोनाउन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन कुल होते कितने हैं, क्योंकि जब उनकी संख्या हमें पूरी की पूरी पता रहेगी तब उसे हम पहचान पाएंगे। हमें संख्या ही नहीं पता होगी कितने हैं, तो पहचानने के लिए कोई भी जब शब्द आएगा तो हम कैसे जानेंगे कि किस प्रोनाउन में है, कि नाउन में है, कि किसी और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। ये समझने के लिए कुछ तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें प्रोनाउन कुल कितने होंगे उनको समझना पड़ेगा। तो कुल 10 नाम हैं प्रोनाउन समझने के लिए। 10 नाम, हम 10 वर्ड हैं, ये जरा देखें, इस पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ एम्फेटिक प्रोनाउन, फिफ्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और आखिरी है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इस तरह से ये 10 हैं, कुल टोटल प्रोनाउन आपके 10 हैं। तो अब ये 10 नाम तो जानना ही पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। एकदम से कुछ न करे आ जाए ऐसा भी नहीं होगा, कुछ तो हमें समझ याद करना पड़ेगा। अब अगर ये 10 नाम हमें याद है तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें से पर्सनल प्रोनाउन कैसा होता है, या किसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, या किसको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, किसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अब यह बात समझने की आती है, इसमें कुछ लिखने उखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, केवल हम समझ लेंगे बात आ जाती है। तो पर्सनल प्रोनाउन को जरा समझें कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत समझने के लिए इसमें भी थोड़ी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी बात है कि जो हमें याद रखनी पड़ेंगे। तो एक चार्ट, अभी एक चार्ट हम बना दे रहे हैं, उस चार्ट को आपको समझना पड़ेगा देख करके, और उसमें कुछ बातें आपको याद कर लेनी पड़ेंगी।
इसके बाद आप पर्सनल प्रोनाउन टोटल समझ जाएंगे कितना होता है, वो कहीं भी रहेगा आप उसे पहचान जाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अब जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनका नाम आपने सुना होगा। ये सब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनको कैटेगराइज कैसे करें, इनको वर्गीकृत कैसे करें? थोड़ा वर्गीकृत ढंग से जब हम इसको समझते हैं, क्लासिफाइड तरीके से समझते हैं, तब जो इनके यूजेज हैं उसमें हमें आसानी हो जाती है, और उसके लिए हमें एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी। समझ, पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए इस चार्ट को समझना जरूरी है। अब कोई सोचे कि जैसे ये सब हमें चार्ट का क्लासिफिकेशन जो किया गया है चार्ट में, अगर ये हम न याद करें और हमें आ जाए तो भी मुश्किल है। जब तक ये आपको ठीक से याद नहीं होगा, जब तक आप इसे समझेंगे नहीं, तब तक आप पर्सनल प्रोनाउन को कहीं न कहीं मिस कर जाएंगे। यूज करने में, समझने में, पहचानने में आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इसे तो याद करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए कोई सोचे कि हमें ये भी नहीं याद करना पड़े, हम पर्सनल प्रोनाउन समझ जाएं, यस प्रोनाउंस को समझ जाएं, तो बातें कुछ तो जरूर तैयार करना पड़ता है। जहां समझने में प्रॉब्लम होती है उस पर एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन कुछ तो बातें याद रखना पड़ता है। अब इसमें जरा देखें कि पर्सनल प्रोनाउन, इसमें 3 पर्सन्स होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन्स हैं। अब इस फर्स्ट पर्सन में देखें तो फर्स्ट पर्सन में ये हम 2 पार्ट कर दिए, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो इसके फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई, माय, माइन, मी, प्लूरल में वी, और, आवर्स, अस। सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल 2 हो जाएंगे, तो सिंगुलर में यू, योर, योर्स, यू, और सेम जो सिंगुलर में है वही प्लूरल में भी रहता है। थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर नंबर में आएगा उसमें 3 आते हैं, ही, शी, इट। ये ध्यान रखना पड़ेगा, यही समझना है इसमें कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में 3 आएंगे, ही, शी और इट। ये तीनों सिंगुलर में यूज होते हैं। ही का अब इसमें हम समझें कि ये जो 3 खाने बनाए गए हैं इसमें आपको क्या समझना है। ये नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, ये 3 केसेस हैं। तो ये कॉलम में ये जितने भी प्रोनाउन लिखे हुए हैं ये सब के सब सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होते हैं। ये नॉमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। तो आई जो है नॉमिनेटिव केस में आता है, अर्थात आई का यूज हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, और माय और माइन ये 2 हैं, पॉजेसिव केस में आते हैं। इनका यूज, अब इसमें माय जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, माय जो है एडजेक्टिव, व्हाइल माइन ये प्रोनाउन होता है। ये अंतर समझना पड़ेगा कि माय क्या है और माइन क्या है, इन दोनों में अंतर है। मी ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, अर्थात ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। जैसे नाउन है तो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है, नाउन ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है, और नाउन ही कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर भी यूज हो जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर अगर नाउन के बदले में हमें यूज करना है तो आई का यूज होगा। और ये माय जो होता है ये एडजेक्टिव का काम करता है, ये रिलेशन बताता है, पोजेशन बताता है, संबंध या अधिकार बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं, जो पॉजेसिव केस होता है। नाउन के केसेस हैं तो इसके भी केसेस हैं, जो नाउन के होंगे वही प्रोनाउन के भी होते हैं। तो नाउन का पॉजेसिव केस होता है तो प्रोनाउन का भी पॉजेसिव केस होता है। तो ये प्रोनाउन जो है किसका पॉजेसिव क्या होगा, जैसे आई का पॉजेसिव माय और माइन है, तो माय तो एडजेक्टिव का काम करता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि माय क्या है और माइन क्या है। तो माय जो है, माय एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये स्पष्ट रूप से, ये जब यूज होगा तो प्रोनाउन के स्थान पर यूज होगा, ये एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा।
लेकिन माय जो है एडजेक्टिव का काम करता है। सेम बात इधर हम देखते हैं कि प्लूरल नंबर में चलते हैं, तो अगर फर्स्ट पर्सन को हमें प्लूरल नंबर में यूज करना होगा तो आई का यूज ना करके उसकी जगह हम वी का यूज करते हैं। वी ये फर्स्ट पर्सन में होता है, इसी का पॉजेसिव केस आवर्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। सेकंड पर्सन में भी देखते हैं हम तो सिंगुलर प्लूरल दो हो जाएंगे। सिंगुलर में यू नॉमिनेटिव केस, योर योर्स ये पॉजेसिव केस में होते हैं, फिर यू जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है। सेम ठीक यही सारी चीजें प्लूरल नंबर में भी होती हैं सेकंड पर्सन में, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में सेम रहता है। इसमें योर पॉजेसिव केस का ये एडजेक्टिव का काम करेगा और योर्स जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में ही शी इट ये तीन जो हैं ये तीनों सिंगुलर नंबर में आते हैं। इन तीनों के लिए प्लूरल में दे का प्रयोग होता है। अब ही जो है अगर इसका हम पॉजेसिव केस देखें तो हिज केवल एक होता है और ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शी ये फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होगा और ही जो है मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है। तो शी ये तो नॉमिनेटिव केस हुआ, ये नॉमिनेटिव केस, और हर जो है ये इसका एडजेक्टिव का काम करेगा। हर्ष जो है ये प्रोनाउन का काम करेगा। हर फिर हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस भी इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है, और ध्यान रखिएगा कि पॉजेसिव केस में भी हर होता है। तो ये तो एडजेक्टिव का काम करता है पॉजेसिव केस का जो हर है, और ये जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। इन तीनों के लिए इट है ये निर्जीव के लिए यूज होता है। इट इसका पॉजेसिव इट्स होता है और ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। तीनों के लिए प्लूरल नंबर में दे होता है। देयर जो है ये एडजेक्टिव का काम करेगा पॉजेसिव केस का, और देयर्स जो है ये प्रोनाउन का काम करता है, और देम ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ये तो समझने की बात हो गई, लेकिन केवल सुन लेने से कोई सोचे कि हम इसको जान जाएंगे, तो सुनने मात्र से नहीं जान पाएगा। इसको हमें इसी तरीके से याद करना पड़ता है कि नॉमिनेटिव केस में कौन कौन आते हैं, पॉजेसिव केस में कौन कौन आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन आते हैं। ये तीनों केस अगर हमें ठीक से याद हो जाए, क्लियर हो जाए, जैसे अगर पूछ दिया जाए कि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। ये तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए। जिसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी तो वो समझिए कि ये पर्सनल प्रोनाउन को कहीं भी देखेगा वो पहचान लेगा। इसको लिखा हुआ देख करके इसके नाम से भी बता देगा किस केस में है, किस नंबर में है, किस पर्सन में। इतना तो आना चाहिए कि इन्हें देख करके हमें पता चलना चाहिए कि इसका केस क्या है, इसका नंबर क्या है, इसका पर्सन क्या है। इतनी बातें जब तक हमको क्लियर नहीं होगी तो प्रोनाउन में कंफ्यूजन बना रहेगा, पर्सनल प्रोनाउन में। और इसके लिए चार्ट को एक दो बार देख भी ले और खुद बनाने का प्रयास किया जाए। देख के ही एक दो बार बना दिया जाए, एक दो बार देख करके बना लेंगे, फिर आप बनाएंगे तो बन जाता है और याद हो जाएगा वो आपको, फिर भूलता नहीं है। इसलिए सब लोग इसको पहले एक आध दो बार अभ्यास कर लेंगे। अब इसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन थे इसके यूजेज को जब हम देखते हैं तो पहले भी मैंने इसमें बताया कि ये जो नॉमिनेटिव केस है तो इनमें जितने भी प्रोनाउंस लिखे हुए हैं ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होते हैं। सेंटेंस में जब इनका यूज करते हैं तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस में ये जितने प्रोनाउंस लिखे हुए हैं ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही यूज होंगे। अब कहाँ सब्जेक्ट यूज होता है, कहाँ ऑब्जेक्ट यूज होता है, ये सेंटेंस और टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इस बात पर चर्चा करने की जरूरत नहीं मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर उसको हम देखेंगे, टेंस को देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे पहचानेंगे। तो इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब पहचानने की यहाँ पर लंबा इसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बस इतना हम समझें कि इसमें से कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर यूज होता है, बस इतनी सी बात हमें समझना है। अब इसके आगे हम दूसरा प्रोनाउन को लेते हैं। एक बात और
कि प्रोनाउन में सारे जितने 10 प्रोनाउंस हैं, जो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि 10 प्रोनाउंस हैं, उसमें केवल उनकी डेफिनेशन से ही आप समझ जाएंगे। कुछ प्रोनाउंस हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, उसमें आपको बड़ी दिक्कत लगेगी कि एक ही शब्द है, वो दो दो जगह काम कर रहा है। तो कब इसे हम समझेंगे कि कौन सा प्रोनाउन है, कब कौन सा प्रोनाउन बन जा रहा है, और भी दिक्कत आती है। लेकिन बहुत आसान है समझना, उसको बहुत आसान है, केवल सुन ले आदमी तो समझ जाए, उसमें कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे एक ही शब्द है, वो प्रोनाउन का भी काम करेगा, वही शब्द एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो कैसे हम समझेंगे कि कब एडजेक्टिव बना और कब ये प्रोनाउन बना? या एक ही शब्द है, वो दो दो प्रोनाउन बन रहा है, तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है? शब्द सेम रहता है, तो उसे केवल समझने मात्र से आ जाएगा, उसमें कुछ आपको नहीं करना। याद करने में बस इतना है कि जो 10 नाम बताए गए प्रोनाउन के, जो 10 काइंड्स हैं, उनका नाम हमें याद रखना पड़ेगा। बाकी की उस पर जब डिस्कस करते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे एक एक प्रोनाउन को लेकर के, तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रोनाउन को हम कैसे पहचानेंगे। तो अब इसके बाद ये जब याद हो जाएगा आपको, तो पर्सनल प्रोनाउन समझिए आपका क्लियर है। इसका यूज आपको आगे जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। ज्यादातर आप देखेंगे कि ये अगर चार्ट आपको क्लियर है, तो आप नरेशन जब अध्ययन करेंगे तो नरेशन में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा। जिसका पूरा क्लियर नहीं है, नरेशन समझ ही नहीं पाता है, उसको बार बार गलती होती है उससे। तो इसलिए इसको अभी से तैयार कर लें, क्योंकि नरेशन इसके बाद जब हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे नरेशन की, तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इसकी। और इसी तरीके से याद करें आप इसको, क्लासिफाइड तरीके से। ये सारे नेम्स जो लिखे, जितने भी प्रोनाउंस लिखेंगे, इन सबको आप जानते हैं, पहले से जानते हैं, लेकिन क्लासिफाइड तरीके से जानना ये अनिवार्य था, इसलिए मैंने इसको बना के आपको दिखाया। आप इसे याद ही कर लें, एज इट इज कर लें। अब अगले प्रोनाउन को हम लोग देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। हम लोगों ने देखा है कि उसमें चार्ट के माध्यम से देखा हम लोगों ने कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट बनाया गया था, उसमें जो केस लिखा गया था पजेसिव केस, तो पजेसिव केस के अंतर्गत पजेसिव प्रोनाउन को उस कॉलम में लिखा गया था। उसको हम समझ लेते हैं कि इसमें कैसे होता है। उसमें दो जो होते हैं, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल में आप समझें कि जैसे माय है, और माइन, ये दो हैं, तो इसमें ये प्रोनाउन है और ये जो है एडजेक्टिव है। इसके यूज से आप पकड़े, इसको समझें कि कैसे प्रोनाउन बन जा रहा है और कैसे एडजेक्टिव बनता है। यहां देखें, दिस बुक इज माइन। यहां पर ये माइन, आप चार्ट में ध्यान देंगे तो माइन को पजेसिव केस में लिखा गया था, पजेसिव केस के अंतर्गत था। तो ये माइन यहां पर पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन ध्यान दीजिए, दिस इज माई बुक। यहां पर ये माई बुक, ये देखिए पजेसिव केस में इसको भी लिखा गया था, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। माय के ठीक बाद में नाउन आया हुआ है। ये इस बुक का, ये नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है माय, तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये देखिए, ये वर्ब के बाद आया हुआ है, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन बनेगा। इसलिए मैंने कहा था उसमें पर्सनल प्रोनाउन में, जब हम लोग देख रहे थे, कि उसको पहले याद करें। तो ये माइन जो है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के हैं। ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है।
ये दोनों फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, पॉजिटिव केस में आते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव केस में जो रहेंगे, ये माय जो एडजेक्टिव का काम करेगा, जबकि माइन जो है प्रोनाउन का काम करेगा। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। उसी तरह से दूसरे एग्जांपल में कहें 2000 हिज। अब थर्ड पर्सन में आप आए, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही का पॉजिटिव केस हिज होता है। अब हिज को हम दो तरह से यूज करते हैं। हिज जो है प्रोनाउन के तौर पर भी यूज हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पर, और हिज को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। अब एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज होगा जरा नीचे देखें। इन दोनों पर ध्यान दें। यहां 2000 हिज, ये उसके हैं, ये उसके हैं। अब कोई भी चीज होगी तो उसके हैं तो किसी व्यक्ति को संकेत कर रहा है कि किसके हैं, उसके हैं, ये किसी व्यक्ति को संकेत कर रहा है। लेकिन यहां पर दिस इज हिज बुक जो लिखा गया है कि दिस इज हिज बुक, तो यहां पर हिज के बाद में आप देखिए यहां पर नाउन आया हुआ है। ये पहचान है इसकी कि जब इसके तुरंत बाद नाउन आ जाए, जब इसके तुरंत बाद नाउन आए तब ये एडजेक्टिव बन जाएगा। यहां पर इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन नहीं है। अब ये एडजेक्टिव न बन करके प्रोनाउन है। यहां इसके बाद में नाउन आया हुआ है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ये बुक की विशेषता को बता रहा है। एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा उसके बगल में ही आता है, ये उसकी पहचान है। एडजेक्टिव वाले जब हम लोग अध्ययन करेंगे एडजेक्टिव वाले टॉपिक को, तो उसमें फिर ये बातें आएंगी आपके सामने। तो अभी से इसको समझ लें, उस समय बहुत आसान हो जाएगा। तो हिज शब्द एक है, इसका प्रयोग देखिए प्रोनाउन के तौर पर भी हुआ और यहां पर एडजेक्टिव के तौर पर भी हुआ। तो कब इसे हम एडजेक्टिव मानेंगे, कब इसे हम प्रोनाउन मानेंगे, ये समस्या पैदा होगी। उसको कैसे समझेंगे, जब इसके तुरंत बाद अगर एक ही है जो प्रोनाउन भी बन जा रहा है, एडजेक्टिव भी बन रहा है, तो इसमें अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। सीधा सा है, अगर उस प्रोनाउन के तुरंत बाद एडजेक्टिव आया हुआ है, सॉरी नाउन आया हुआ है, देखिए प्रोनाउन है, इसके तुरंत बाद यहां पर नाउन आया हुआ है, तो हम इसे क्या समझेंगे, एडजेक्टिव। लेकिन अगर इसके बाद में अगर यही बुक नहीं आता, तब ये एडजेक्टिव का काम नहीं करता, तब ये प्रोनाउन हो जाता है। यही अंतर है। एडजेक्टिव के बाद में किसी न किसी नाउन का होना जरूरी होता है। यहां पर देखिए नहीं है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, इसलिए अब ये कौन सा काम करेगा, ये प्रोनाउन का काम करेगा। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत वे सारे जो चार्ट में आपको बताए गए हैं वो सब के सब पॉजेसिव प्रोनाउन है, और उनके साथ में जो लिखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इनके अंतर को केवल चार्ट के माध्यम से आप समझ जाएंगे। और यहां पर आप यूज में देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज में अंतर आता है। अब आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रोनाउन को। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के डेफिनेशन पर जरा ध्यान दें। व्हेन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट turns back upon the subject, then it is called reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के लिए बस इतनी सी बात ध्यान में दें कि पहले जैसे कुछ वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन्हीं को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इतने हैं, इन्हें ध्यान से देख ले। और इसे आसान करने के लिए कि अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव केस जो लिखवाया गया था, अगर वो आपको याद हो गया है, तो इसे देखें आप, माय में सेल्फ जोड़ा गया, सिंगुलर नंबर है तो सेल्फ जोड़ेंगे। प्लूरल नंबर, माय का प्लूरल जो है आवर होता है, तो आवर के साथ में सेल्फ्स, ये सेल्फ्स जोड़, सेल्फ नहीं सेल्फ्स जोड़ा जाएगा प्लूरल नंबर में, और सिंगुलर में सेल्फ जोड़ा जाता है। बस यही किया गया है कि पॉजेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आगे जोड़ दिया गया है। ये बन गया है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
यानी पर्सनल प्रोनाउन से ही जुड़कर केवल सेल्फ जोड़ दिया हमने, उसमें बन गया। इसलिए मैंने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट ठीक से याद रखना जरूरी है। तो देखें इसमें, समझें, ये जितने हैं इस सबको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एक बात और बता दें, इसके आगे वाला जो प्रोनाउन है वो इम्फेटिक प्रोनाउन है। इम्फेटिक सेम ये जितने वर्ड्स लिखे गए ना, इन्हीं को इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है, इन्हीं को ही इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है, और इन्हीं को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। यहीं पर समझने की जरूरत आती है। बहुत आसान चीज है, इसमें ज्यादातर दिक्कत लगती है, ज्यादातर लोगों को परेशानी लगती है, लेकिन जो समझ गया उसके लिए परेशानी जरा भी नहीं रहती है, तुरंत रिमूव हो जाती है। इसमें हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कई बार में दोनों समझ जाएंगे हम लोग। केवल ध्यान से आप देखें, व्हेन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, मतलब कि वो जो कार्य है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही हो जाता है। अब हम कोई कार्य करते हैं, हम लिख रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो हम जो कार्य पढ़ने का कर रहे हैं वो किताब के साथ हो रहा है, हमारे ऊपर नहीं हो रहा है, किताब के साथ हो रहा है। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य अगर उसी के ऊपर कार्य आ जाए तब तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। अब एग्जाम्पल में जरा समझें, आई हर्ट माई सेल्फ, इस एग्जाम्पल पर ध्यान दें। यहां पर ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, सब्जेक्ट वर्ब, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब इसका अर्थ जरा देखते हैं हम। कह रहा आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने, हर्ट माने घायल कर दिया, चोट लगा लिया। माई सेल्फ का मतलब स्वयं को, मैंने खुद को ही, मैंने अपने आप को चोट लगा लिया, मैंने खुद को ही चोट लगा लिया, इसका अर्थ ये हुआ। तो सब्जेक्ट आई हुआ, काम करने वाला आई है, कौन सा कार्य हुआ? चोट लगने वाला कार्य हुआ। और लगी किसके, जो कार्य हुआ किसके ऊपर हुआ? खुद सब्जेक्ट के ऊपर। चोट भी सब्जेक्ट को ही लगी है, आई को ही लगी है। मैंने ही कार्य किया, चोट लगाने का काम किया और चोट मुझे ही लग गई। तो सब्जेक्ट के द्वारा, when the action done by the subject turns back upon the subject, that is called reflexive pronoun, that is called। तो यहां पर ये जो माई सेल्फ है, माई सेल्फ, ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि इसका कार्य का जो प्रभाव है ये ठीक इसके ऊपर जा रहा है। जो कार्य हो रहा है ये लौट करके सब्जेक्ट के ऊपर आ जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के इसी के ऊपर आ रहा है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक और आपको हम बात स्पष्ट कर दें कि आप समझ जाएं, जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाएगा तो देखिए कि वर्ब के अगर तुरंत बाद आ रहा है, इस पहचान को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, एकदम आसान हो जाएगा। अगर वर्ब के तुरंत बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें से कोई भी शब्द किसी भी वर्ब के तुरंत बाद आती है तो समझ जाइएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एकदम 100%। कि वर्ब के तुरंत बाद, वर्ब लेकिन पहचानने आना चाहिए आपको कि वर्ब आप पहचानते हो। तो वर्ब अगर आप पहचाने तो देखिए वर्ब के तुरंत बाद माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इसमें से कोई भी जो हैं वर्ड्स लिखे हुए ऊपर, इनमें से कोई भी अगर वर्ब के तुरंत बाद आएगा तो पक्का है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये इसकी पहचान आप समझ लीजिएगा। ये इन दोनों के बीच में कोई दूसरा वर्ड न रहे बस। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब ये आएगा, वर्ब के बाद आएगा तो रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा, तो वर्ब क्या हो जाएगी? तो ये वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव ही रहेगी। ये भी एक अंतर है इसका कि वर्ब ट्रांजिटिव होगी तभी ये होगा, क्योंकि प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा। अब अगला हम लोग देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, और इन्हीं को हम इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। इम्फेटिक मतलब फॉर द सेक ऑफ इम्फेसिस, जब इनका उपयोग जोर देने के लिए किया जाता है, इम्फेसिस के लिए किया जाता है, जोर देने के लिए किसी बात पर,
तब ये इम्फेटिक प्रोनाउन कहे जाते हैं, नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव रहते हैं। तो मैंने देखा हम लोगों ने कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में सेम वर्ड्स यूज हो रहे हैं, अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे? तो इसके पहले जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोगों ने देखा कि वर्ब के तुरंत बाद ये अगर आते हैं शब्द तब तो रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन वर्ब के तुरंत बाद न आकर के आए तब इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। एग्जाम्पल में देखें, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, ये शब्द यहां पर माई सेल्फ लिखा हुआ है। माई सेल्फ को देखें, अब इसके ठीक पहले टाइगर आया हुआ है, टाइगर वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब नहीं है तब ये इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल ऐसे देखें, यहां पर माई सेल्फ ये सेम वर्ड है, लेकिन इसके ठीक पहले वर्ब आई हुई है। ऐसी स्थिति में ये क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा, और यहां पर इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाएगा। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, इसका मतलब मैंने खुद ही टाइगर मारा, मैंने स्वयं ही टाइगर मारा। ही हिमसेल्फ सेड सो, वह खुद ही ऐसा कहा। ही हिमसेल्फ सेड सो, वह खुद ही ऐसा कहा। तो आसान तो है इसको समझना, सेम वर्ड्स हैं, ये दो प्रोनाउन में यूज होते हैं, एक तो रिफ्लेक्सिव में यूज होते हैं, दूसरा इम्फेटिक में यूज होते हैं। तो कब रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा, कब इम्फेटिक? केवल एक बात याद रखिएगा कि जब वर्ब के बाद आए, वर्ब के बाद आए तो ये रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा, और वर्ब के बाद नहीं आ रहा है तो आप इम्फेटिक कह सकते हैं। बड़े आसान से, बड़े आसानी से बात क्लियर हो जाती है, केवल यही ध्यान में रखना है। तो आज हम लोग इतना ही। अब इसके आगे के जो प्रोनाउंस हैं उसमें भी इस तरह के कंफ्यूजन हुए कि एक ही शब्द है जो दो जगह यूज हो जाएगा। तो जहां जहां ये समस्या है उसको हम लोग ऐसे ही क्लियर कर लेंगे। फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको हम इसके आगे चल करके जब पूरा हो जाता है तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में देखें कि कैसे क्वेश्चंस कंपटीशन में कैसे आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आप या समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, किस तरह की समस्या आपको उठती है, तो वो क्वेश्चन में देखा जाएगा और उसमें देखा जाए कि ये जो हम लोग अभी आज पढ़ रहे हैं ये काम आता है कि नहीं आता है। ये तत्काल आपको हल करा देगा। कैसा भी क्वेश्चन होगा आप तुरंत अगर इसे समझ रहे हैं तो तुरंत उसे पकड़ लेंगे। तो हम लोग लास्ट में जब ये प्रोनाउन पूरा समाप्त हो जाता है तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें प्रोनाउन या नाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे सबको किया जाएगा। प्रोनाउन वाला पहले दिखा दिया जाएगा, करके हल करके देख लिया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक्स।